Hello, hi dear students. Good morning. I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर कमरिया त्रिपुरा। हम लोग उपस्थित हुए हैं अभी केमिस्ट्री की क्लास में। अभी आप लोग केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे, सुनेंगे और कॉपी अपने सामने रखेंगे। किताब भी आप लोग खरीद लेंगे, बुक भी आप लोग खरीदेंगे और ये बुक लिस्ट आपके जो है यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर दिया जा रहा है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड हो चुके हैं, तो जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में अपने अपने हायर लेवल पर गए हैं वो अपने अपने बुक खरीद लेंगे। और अभी आप लोग 10th क्लास का जो है सो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग पहला चैप्टर चल रहे हैं। पहला चैप्टर आप लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फर्स्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित विशेषता में आप लोग पहला विशेषता पढ़े थे गैस का उत्पादन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होता है तो गैस का उत्पादन होता है। तो गैस के उत्पादन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, आप लोग देखे थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ले चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में अवक्षेप का बनना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में दूसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप के बनने से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अवक्षेप से बनने से रिलेटेड पूछता है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में, सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे। अवक्षेप का इसमें उत्पादन होता है। तो आइए देखिए कौन सा अवक्षेप का उत्पादन होता है। प्रतिक्रिया होने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछता है।
सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप का कलर कैसा होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप दही जैसा होता है। तो अवक्षेप कैसा होता है? तो जिस प्रकार आप दही में देखते हैं पानी नीचे की तरफ रहती है, उसमें फिर दही आपको दिखाई पड़ता है। तो ये अवक्षेप है, किसी विलयन में ऊपर से तैरता हुआ नजर आता है या अवक्षेप जो है पेंदी में बैठा हुआ नजर आता है। तो ये आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है अवक्षेप का बनना। सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट अगर डाल दिया जाए तो वो दही के जैसा फट जाता है, जैसे दूध फट जाता है उसी प्रकार। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछता है एग्जाम में, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा या सेकंड टर्मिनल होगा, तो उसमें आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र, पदार्थों के संकेत एवं सूत्र को सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के बारे में फिर से आप लोग समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को, तो उसी का नाम यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण जो है लिखने का नियम क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेना होगा यहाँ पर। तो आइए आप लोग रासायनिक समीकरण लिखने का नियम समझिए। राइटिंग रूल फॉर केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के लिए तो रासायनिक समीकरण अगर आप लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको कुछ नियम का फॉलो करना होगा। तो आइए हम सब सीखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या नियम है। पहला नियम है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों
उनके संकेतों या अनुसूत्रों को पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा नियम है अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों को पदों के रूप में दाईं तरफ लिखा जाता है। और इनके पदों के बीच में भी धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है अभिकारकों एवं प्रतिफलों को समीकरण में एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो A + B एरो C + D। तो ये नियम से आप लोग जो है पहले से परिचित हैं। ये चैप्टर पढ़े होंगे, किताब में तो देखे होंगे, लिखा होगा। ये 4 नियम लिखने का है किसी भी रासायनिक समीकरण को। तो पहला नियम फिर से आप लोग देख लो। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र को पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। और अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक का यूज करते हैं एक समीकरण में, एक रिएक्शन में, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को प्रयोग करने पर उसको दिखाने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा कहा अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों को पदों के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। और इनके बीच में भी धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होते हैं, तो
उसमें आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे समीकरण में दिखाने के लिए। चौथा रूल है अभिकारकों एवं प्रतिफलों को समीकरण में एक तीर चिन्ह के द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग रखा जाता है। तो ये आपका चौथा नियम था। तो आप लोग ये नियम को भली भांति समझ चुके होंगे। ये रिएक्शन आप लोग देखेंगे, एक ये माना गया है, ये कोई रिएक्शन A प्लस बी सी डी नहीं है। ये माना गया है कि अगर किसी रिएक्शन में यानी केमिकल इक्वेशन में अगर दो प्रोडक्ट हैं ए और बी प्रोडक्ट, ए और बी अगर कोई रिएक्टेंट है तो ये आप लोग जानते हैं ये जो हो गया ए और बी रिएक्टेंट है और ये C प्लस डी जो है प्रोडक्ट है। तो यहां जो है A और B जो है दो प्रोडक्ट हैं, दोनों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये रिएक्टेंट जो है A प्लस बी ये समीकरण के बाईं ओर है और C प्लस डी प्रोडक्ट जो है दाईं ओर है, इसके बीच में भी धन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका जो है रासायनिक समीकरण के लिखने का जो है नियम है। अब आइए रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है, जरा इसके बारे में आप लोग निकाल लीजिए। तो टॉपिक आप लोग लगा लीजिए। टॉपिक है आप लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपका टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो तरह के केमिकल इक्वेशन हैं, तो हम लोग यहां पर निकाल लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखिए। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों को समीकरण के दोनों को प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल आपके बुक में भी है, आप लोग अपने अपने सामने बुक भी रखेंगे। और ये आप लोग का केमिस्ट्री क्लास भारती भवन के बुक से चल रही है, आप लोग अपने सामने जरूर बुक रखेंगे और बुक आप लोग जो नहीं खरीदे हैं अभी तक जरूर खरीदेंगे। और जो क्लास ऑनलाइन चलेगी उस समय आप अपना बुक कॉपी
कॉपी कलम सब साथ में रखेंगे और देखते चलेंगे। तो चलिए अब आप लोग को ले चलते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहा गया है वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे आपके पास इक्वेशन दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये HCl बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसमें आप बैलेंस है कि नहीं है चेक कैसे करेंगे। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहां देखना होगा हाइड्रोजन कितने एटम है। तो हाइड्रोजन 2 एटम है, क्लोरीन कितने एटम है 2 एटम है। तो हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे राइट साइड हाइड्रोजन कितने एटम है तो 2 एटम है। क्लोरीन आपके लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में कितने एटम है 2 एटम है। तो राइट साइड भी आप देखेंगे क्लोरीन कितने एटम है तो 2 एटम है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तत्वों के जितना भी तत्व है रिएक्टेंट में और उतना ही तत्व है प्रोडक्ट में, ये आप पहले ध्यान रखेंगे। और सेम एलिमेंट होते हैं और उसका एटम नंबर जो होता है ये भी सेम होते हैं। यानी कि जब लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा बैलेंस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आगे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल आपको प्रूफ भी करवाएंगे, बैलेंस भी करवाएंगे। अब अनबैलेंस रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लीजिए और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो चलिए टॉपिक आप लोग लगाइए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों तरफ जो है सो सेम एटम नंबर नहीं है, इस एलिमेंट का डिफरेंट एटम नंबर है तो इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण का। लेकिन समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग चलते हैं समीकरण को संतुलित कैसे करें। अब जिस प्रकार यहां बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया गया है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है, तो इसको आप लोग कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल है इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो नया टॉपिक आप लोग बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक है balancing for chemical equation रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ये जानकारी लेना होगा। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए भी लॉट ऑफ मेथड है। केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने का ढेर सारे नियम है, मतलब विधि है, मेथड है। तो इसमें जो है सो आप लोग के जो सिलेबस है 10th क्लास का इसमें दिया गया हीट एंड ट्रायल मेथड।
तो हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे। और ए लॉट ऑफ मेथड है, जैसे अलजेब्रिक मेथड भी है, उसी प्रकार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है, उसी प्रकार जो है सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए लॉट ऑफ मेथड है। इसमें आप लोग का जो सिलेबस है, जो 10th क्लास है, इसमें जो पूछता है वो पूछता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंसिंग करने का सीखेंगे 10th क्लास में। जब आप लोग 11th 12th क्लास में प्रवेश करोगे तो वहां फिर 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और उस फिजिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, दूसरा मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है। लेकिन अभी आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड में, जिसका नाम है अनुमान द्वारा संतुलित करना। अनुमान द्वारा संतुलित करने के लिए दो रूल है। दो रूल पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे, अनुमान द्वारा संतुलित कैसे करेंगे। तो पहला रूल है अभिक्रिया से संबंध, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र, प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत, प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत ज्ञात होने पर दोनों तरफ परमाणु की संख्या को गिनती कर लेते हैं। यानी कि जो भी अभिक्रिया रहेगा उसका जब समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत ये दिया हुआ रहेगा। उसमें आपका काम है कि रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट कंपाउंड्स भाग लिए हैं उस एलिमेंट के जो एटम है उसकी संख्या गिन लेंगे, और प्रोडक्ट में भी जो एलिमेंट है यानी कि जो कंपाउंड निकला है, उत्पन्न हुआ है, उस कंपाउंड में एलिमेंट का एटम जो है उस एटम की संख्या आप लोग जो है काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आप जो है प्रत्येक एलिमेंट का एटम नंबर आप काउंट करके देख लेंगे, कौन सा एलिमेंट में किस तरफ कितना एलिमेंट का एटम कम है या ज्यादा है। इस पर आप पहले डिसीजन लेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल ये कहा गया है। अब जब आपको पता हो जाएगा कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो एलिमेंट का एटम ज्यादा है या कम है, कितना नंबर से ज्यादा है या कितना नंबर से कम है, तो वो पता होने के बाद दूसरी चरण में, दूसरे रूल में आप लोग उसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। कम होता है उस यौगिक के पीछे, उस यौगिक के पीछे उतनी संख्या लिखा जाता है।
ये आप लोग जो है बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे, जूनियर सेक्शन में भी पढ़े होंगे, ये सिखाया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। जिस तरफ जितनी एटम संख्या कम रहता है जिस एलिमेंट का, तो उस कंपाउंड के पीछे उतना ही नंबर को ऐड किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जरा इस एग्जाम्पल पर आप लोग विचार कीजिए और हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का सीखिए। चलिए जरा आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखें, आपके सामने केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड दिया गया है। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कैसे करेंगे, इस पर विचार कीजिए। रिएक्टेंट में लेफ्ट साइड मैग्नीशियम एलिमेंट का एटम नंबर कितना है ये देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम एक एटम है। राइट साइड जरा देखेंगे, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो कंपाउंड प्रोडक्ट बना है, इसमें मैग्नीशियम एटम कितना है, तो एक ही है, यानी कि ये मैग्नीशियम एलिमेंट आपका बैलेंस हो चुका है। तो जो एलिमेंट बैलेंस है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में सोचिए, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 एटम है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 है, वहां 2 है, तो यानी कि इसको जो है एक एटम कम है। तो इसलिए यहाँ पर इस कंपाउंड के पीछे, मतलब हाइड्रोजन के पीछे आप 2 लगाएं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, इसके पीछे 2 लगाएं, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन आपके पास 2 है, देख ही रहे हो। उसके बाद क्लोरीन एटम को काउंट कीजिए, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको क्लोरीन एटम कितने हैं, तो क्लोरीन एटम देख रहे हैं 2 क्लोरीन एटम है। और इसके मैग्नीशियम क्लोराइड में आप चेक कीजिए क्लोरीन एटम कितने हैं, तो क्लोरीन एटम जो है 2 एटम, तो क्लोरीन एटम भी 2 हो गए और यहाँ क्लोरीन एटम भी 2 हो गए। मतलब रिएक्टेंट्स का ईच एलिमेंट का एटम नंबर और प्रोडक्ट का ईच एलिमेंट का एटम नंबर सेम हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से जो आपका सिलेबस में है उस मेथड से आप लोग ऐसे बैलेंस करते हैं और इसी प्रकार आप लोग करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, कम से कम जो है बोर्ड मॉडल एग्जाम्पल आपको 5-6 एग्जाम्पल जो है सिलेक्ट करके कल की क्लास में आपको हम लिखाएंगे। आप लोग उसको बैलेंस करके फिर देखेंगे। वो आपके जो है 10th क्लास का एग्जाम जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, सेकेंड होगा, टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा, तो किसी न किसी रूप में आपको बैलेंसिंग 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में हो या 2 नंबर में बैलेंसिंग आपको पूछेगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस कल की क्लास जो है केमिस्ट्री का जरूर करेंगे, क्योंकि कल सिलेक्टेड बोर्ड मॉडल आपको जो है क्वेश्चन देंगे इसी का बैलेंसिंग करने का। तो चलिए आज क्लास केमिस्ट्री का यहीं पर आप लोग संपन्न कीजिए और ये वीडियो आप लोग को YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और जो जरूरी सलाह हो क्लास से संबंधित हम लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्या इसमें और कमी है, क्या और इसको प्रोग्रेस किया जाए। तो आपका सलाह का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास के लिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहेंगे, तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिए और लिखिए। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या
संख्या दोनों तरफ समान हो तो समान ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपके बुक में भी है, देख भी सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब यहां पर हम लोग ये समझते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जस्ट अपोजिट है। कैसे जस्ट अपोजिट है? तो एक बार जरूर आप लोग मिला लीजिए डेफिनेशन। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब किसी रासायनिक समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो उसी का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिस प्रकार आप यहां देख सकते हैं H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है और यहाँ H2O है। तो आप इससे क्या देख रहे हो? तो यहाँ देखना है हाइड्रोजन 2 एटम लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है वाटर बना है, इस वाटर में हाइड्रोजन का एटम कितना है? 2 एटम है। लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम 2 है लेकिन प्रोडक्ट